I am Deepa Jain from Government College कालाडेरा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी बोलते हैं। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज का मतलब जब जनता और स्थानीय लोगों के द्वारा, जो देश के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा नीतियां या कार्यक्रमों का निर्धारण या क्रियान्वयन तथा प्रशासन करना ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब अधिकार जो होते हैं और दायित्व जो होते हैं नीचे स्तर पर जहाँ पर काम किया जाना है वहाँ पर दे दिए जाते हैं स्थानीय लोगों के हाथे में, तो उसको हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो भारत में गाँव में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर गाँव में जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ग्रामीण विकास की जो नीतियाँ कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन किया जाए और उसमें विकास किया जाए, तो उसके लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता के शब्दों में हम कहें तो प्रजातंत्र की परिकल्पना यह है कि केवल ऊपर से ही शासन ना चलाया जाए बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाए। ये तभी संभव है जबकि वे स्थानीय लोग जो है सक्रियता से सरकार के कार्यों में भाग ले सके। इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायत राज कहते हैं। तो भारत में मतलब इसका मतलब ये है कि गाँव में जो लोग हैं उनके हाथों में उनकी प्रतिभाओं का विकास किया जाए और वे ही सक्रियता से जो सरकार ने ग्रामीण विकास के कार्यक्रम जो सरकार निर्धारित करती है, नीतियाँ निर्धारित करती है, उसमें भाग ले सके। इसके लिए विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है और वो उसका दूसरा नाम क्या है? पंचायती राज। तो भारत में बलवंत राय मेहता की नेतृत्व में 1957 में एक कमेटी गठित की गई थी अध्यक्षता में। बलवंत राय मेहता ने देश में विकेंद्रीकरण व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया। उसके अनुसार विकेंद्रीकरण व्यवस्था जनता में अपने विकास एवं कल्याण संबंधी कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न रहकर इसमें अपने साधनों से कार्य पूरा करने के लिए तत्पर रहेगी, क्योंकि उनके पास सत्ता रहेगी, अधिकार रहेंगे और उनके उपयोग करने की शक्ति भी उन्हीं के पास होगी। अतः विकेंद्रीकरण और प्रजातंत्र में घनिष्ठ संबंध है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इसको देखते हुए भारत संविधान में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य के समक्ष बनाने के लिए आवश्यक हो। निसंदेह ये शब्द थोड़े थे पर बहुत ही अर्थ भरे थे और इसको देखते हुए अशोक बलवंत राय मेहता के सुझावों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सिफारिशें स्वीकार की और उन संस्थाओं का नाम पंचायती राज रखा। तो पंचायती राज व्यवस्था और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो परिणाम स्वरूप भारत में अशोक बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में इसको लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। उसके बाद महाराष्ट्र में 1 मई 1962 को पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई और धीरे धीरे ये पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में फैल गई। तो भारत में सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने तथा स्थानीय प्रयासों की उपयोगिता को बनाए रखने के उद्देश्य से जनवरी 1957 में बलवंत राय समिति गठित की गई थी और 24 नवंबर 1957 को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और यह सिफारिश की कि राज्य के नीचे स्तर पर अधिकारों और दायित्वों का विकेंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली तथा उन संस्थाओं का नाम पंचायती राज रखा। और भारत में जैसे मैंने आपको भी बताया कि राजस्थान में 2 अक्टूबर से 1959 सबसे पहले राजस्थान में नागौर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई और उसके पश्चात ये प्रणाली पूरे देश में फैल गई। तो वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। तो 3 स्तर है, इसके 3 लेवल्स हैं। ये स्तर है, एक तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये लास्ट उसमें वो ग्रामीण विकास प्रशासन में भी मैंने इनको ग्राम स्तर
तो पंचायत के क्या कार्य होते हैं, खंड स्तर पर क्या कार्य होते हैं, ये आपको सब बताए थे। जिला स्तर पर जिला परिषद क्या कार्य करती है। तो इस तरह से भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें कहलाती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला परिषद का कार्य पंचायत समिति जो मुख्य कार्य है वो खंड स्तर पर किया जाता है, और जिला परिषद का कार्य खंड स्तर के कार्यों में समन्वय स्थापित करना है। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें जो होती हैं वो जो दैनिक कार्य हैं उसमें सहयोग करती हैं। ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में सहयोग करती है। दूसरी विशेषता है पंचायती राज की जो तीनों स्तर हैं ये सहयोगी संबंध है और समन्वय स्थापित किए गए, आपस में एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं, और जिला परिषद की संस्थाएं इनों में समन्वय का कार्य करती है। तीसरी विशेषता है इसमें पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को तथा सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनका मुख्य उद्देश्य एक जो सब मिलजुल कर पारस्परिक हित के लिए कार्य करते हैं, सहकारी संस्थाएं जो आपस में मिलजुल कर पारस्परिक हित के लिए कार्य करती है। हमारे देश में कई तरह की सहकारी समितियां जैसे विपणन समितियां विपणन का मिलजुल कर विपणन का कार्य करती है, साख समितियां जो साख प्रदान करती है कृषकों को। इसके अलावा औद्योगिक समितियां जो मिलजुल उद्योग छोटे व्यवसाय का कार्य करती है, उद्योग मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है। तो भारत में सहकारी समितियां हैं स्थापित की गई है। तो इन संस्थाओं को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। पिछड़े वर्गों में जो आपके अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, महिलाएं, इन सबको इसमें विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है, इनका रिजर्वेशन है और वो सब इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में। अभी 1993 में संशोधन करके भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, और उसमें हर 5 साल बाद पंचायतों के चुनाव होते हैं। ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा वयस्क जो गांव के वो मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। ग्राम सभा जो है वो पंचों का चुनाव करती है, और पंचायत समिति, और उसके बाद कलेक्टर का चुनाव, जो उसका कलेक्टर जो होता है वो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, उनके सदस्यों का सबका चुनाव किया जाता है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। काम करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, पंचायती राज को अधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा वो अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकती है। उनको इसके लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों को, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये सब पंचायती राज स्तर पर ही होता है। पंचायतों को ये कार्य सौंपा गया है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण की पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं, कई शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रामीण विकास प्रशासन में बताया भी था, ग्रामीण की क्या क्या शक्ति हैं, उनको क्या क्या जो है उनको कुछ कर से आय प्राप्त करने का भी अधिकार है, और वित्त सरकार से उनको वित्त सहायता भी मिलती है जिसके द्वारा वो गांव के क्रियान्वयन और विकास की क्रियान्वयन की योजनाओं को क्रियान्वित करते रहते हैं। तो इस तरह से भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई जो 1959 में। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पंचायती राज की आवश्यकता और महत्व क्या है। भारत में पंचायती राज की आवश्यकता और महत्व, मतलब पंचायती राज का विकास क्यों जरूरी समझा गया। कि भारत को की जो टोटल व्यवस्था उसको 2 क्षेत्र में बांटा गया है, एक तो नगर और शहर, और दूसरा ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण वासी है, जो स्थानीय लोग हैं, वो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले सके, इसके लिए पंचायती राज की आवश्यकता महसूस की गई। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, लगभग 60%, तब उस टाइम 1/3 75% पॉपुलेशन जो है देश की वो गांव में रहती थी, और अब लगभग 60% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है। तो गांव का विकास करना जरूरी है, उसके लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाए गए। लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह महसूस किया गया कि इसमें अधिकारों का और लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, और अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो जिसके परिणाम से भारत में 1959 में अनुच्छेद जो है 1959 में भारत में अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का कदम उठाया गया। तो इसका महत्व, इससे प्रजातंत्र का आधार है, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब ही यही है कि जो देश के नागरिक हैं, जो जनता के हाथों में शासन सत्ता चली जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पंचायती राज व्यवस्था इसको आधार प्रदान करता है, और लोकतांत्रिक संगठनों में ग्रामीणवासी रुचि दिखाते हैं।
प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज के द्वारा शासकीय जो शक्तियां एवं कार्यों का विकेंद्रीय किया जाता है। विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता जो है वो गिने चुने संस्थाओं में ना रहकर गांव की पंचायतों के हाथ, कार्यकर्ताओं के हाथ में आ जाती है और इससे केंद्र और राज्य सरकार का थोड़ा बोझ भी कम होता है। भावी नेतृत्व, देश को भी भावी नेतृत्व प्राप्त होता है। पंचायती राज देश का भावी नेतृत्व तैयार करती है। विधायक, सांसद जो मंत्री हैं उनको प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। गाँव से वो लोग आगे उठते हैं, समस्याओं से अवगत होते हैं और उसके आधार पर नेतृत्व विकास कार्यों में रुचि बढ़ने से पंचायती राज का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे जाके वो देश की राजनीति में भी पार्टिसिपेट करते हैं। राजनीतिक चेतना, गांव में जो नागरिकों में उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए उनके अधिकारों के प्रति उनको शिक्षा दी जाती है। इससे नागरिक गुणों को विकास करने में मदद मिलती है और देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका विकास होता है। जनता और शासन के बीच सहयोग स्थापित किया जाता है। पंचायती राज के द्वारा जनता और शासन में परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है। पंचायती राज व्यवस्था से जो ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है। प्रशासन से समन्वय, पंचायतों के कार्यकर्ता जो होते हैं, जो पदाधिकारी और राजनीतिक व्यवस्था के बीच कड़ी का काम करते हैं। समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच जो ग्रामीण समाज की जो समस्याएं हैं वो राजनीतिक जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाई जाती है और इस जो पदाधिकारी बिना ऊपर से प्रारंभ किए ग्रामीण विकास के कार्यक्रम जो हैं, अगर बिना इन स्थानीय पद अधिकारियों के बिना, है ना, ऊपर से प्रारंभ किए जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन मुश्किल हो सकता था। तो उनके क्रियान्वयन के सफल क्रियान्वयन के लिए जो स्थानीय पदाधिकारी और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आवश्यक महसूस की गई। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें निचले स्तर पर लोकतंत्र का विस्तार किया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सरकारी कार्य और विकास गतिविधियों में जनता को शामिल करना संभव हो पाया है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास हेतु समय समय पर कदम उठाए गए हैं। ये माना गया है कि भारत में, देश में जो ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का महत्वपूर्ण योगदान है। ये गणतंत्र जो भारत का जो प्रजातंत्र है उसकी आधारशिला है। पंचायतों का मुख्य दायित्व है कि ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को लागू करें, प्राथमिकताएं निर्धारित करें और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें। इसके अलावा गांव में सामाजिक सुधार कार्यक्रम जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, रूढ़िवादियों का उन्मूलन, दहेज प्रथा का उन्मूलन, इसमें महत्वपूर्ण सहयोग ग्राम पंचायतें दें। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक कदम उठाए गए जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। सबसे पहले संवैधानिक कदम, जिससे पहले बताया था, भारतीय संविधान में 40वें अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया और ये कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और उस समिति के आधार पर देश में उस समय पर तत्काल जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का के लिए उन्होंने आवश्यक कदम उठाए। और राजस्थान में सबसे पहले 1959 में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज जो है व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना तो राजस्थान में हुई। उसके बाद महाराष्ट्र और पूरे देश में फैल गई थी, लेकिन पंचायती राज को जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। उसके कामकाजों की असफलता के क्या कारण रहे और कामकाजों की समीक्षा करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और उसने इसको 3 चरणों में बांटा कि 58 से 64 तक तो इसका विकास हुआ, लेकिन 65 से लेके 69 तक 4 साल ये ठहराव रहा इसमें और 69 से 97 तक ये पंचायती राज का पतन हुआ। इसके कई कारण रहे थे उस समय। एक तो ये था कि समाज की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो जिनका दबदबा था गांव में, है ना, वो लोग हावी हो रहे थे। कमजोर लोगों तक पंचायती जो ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। राजनीतिक गुटबंदी के कारण
और इसके भ्रष्टाचार, अकुशलता, नियमों की अवहेलना, दैनिक कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थ प्रेरित कार्यवाही, सेवा भावना की जगह अधिकारों पर कब्जा, इन सब कारणों से पंचायती राज की जो उपयोगिता है वो सीमित होकर रह गई थी। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती को 2 स्तरों में पंचायती राज मॉडल का सुझाव दिया, एक जिला परिषद और मंडल पंचायत। लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा उनका जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो लागू नहीं हो पाए। उसके बाद राव समिति 1985 में आई, जिसने जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय उपयुक्त निर्देशन का सुझाव दिया, नियोजन का भी केंद्रीकरण को कहा और राष्ट्रीय उद्देश्यों जिला स्तर पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास का कार्यक्रम किया जाए। 86 में सिंघी समिति आई, जिसने त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। ग्राम सभा को पंचायत का तीसरा कतार मानते हुए तीसरा स्तर लोकसभा को प्रथम और विधानसभा को दूसरा माना, लेकिन ये भी लागू नहीं हो पाया। सबसे जो महत्वपूर्ण जो कदम उसके बाद जो उठाया गया वो आया 73वां संविधान संशोधन जो किया गया राजीव गांधी के समय में। 1993 में ये संशोधन पारित किया गया। इसमें ये कहा गया कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए तत्कालीन जो सामाजिक ढांचा है वो काम नहीं हो रहा, तो उसमें परिवर्तन होने चाहिए और उसके लिए भारत में एक अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम 1993 में पंचायती राज अधिनियम, जो कि पंचायती राज के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था में समय पर चुनाव और उनको अधिकार प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी जो पंचायती राज अधिनियम की क्या मुख्य विशेषताएं रही और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की क्या उपलब्धियां हैं। पहले उपलब्धियां बताऊंगी, उसमें क्या कमियां हैं, उसके लिए सुझाव और अधिनियम में क्या क्या मुख्य रूप से कदम उठाए गए।